कविता मेडिकल की छात्रा थी। उस दिन उसकी शिफ्ट देर से खत्म हुई थी क्योंकि रात के स्टाफ में कविता की जगह पर जिसे आना था वह किसी कारणवश 2 घंटे लेट आया था, इसीलिए उसे देर हो गई। कविता आज 9 बजे मेडिकल कॉलेज से अपने घर के लिए निकली। मेडिकल कॉलेज से कविता का घर 1.5 घंटे की दूरी पर था। उसने ऑटो रुकवाया। उस वक्त ऑटो वाला किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने कविता को ऊपर से नीचे तक देखा और ऑटो में बैठने के लिए कहा। वह ऑटो में बैठी और उसे चलने के लिए कहा। ऑटो में उसके अलावा एक पति पत्नी और बैठे थे, इसीलिए उसे इतनी रात में भी ज्यादा डर नहीं लगा। थोड़ी देर बाद उस ऑटो में एक युवक चढ़ा। लगभग 25 मिनट बाद एक और आदमी फिर ऑटो में चढ़ा। उसके लगभग 20 मिनट वह दोनों पति पत्नी ऑटो से उतर गए। अब कविता को ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि अब ऑटो में वह अकेली महिला थी। उसका मन करता कि वह भी उन दोनों के साथ ऑटो से उतर जाए, पर वह उतर कर जाती कहाँ। ऑटो अब फिर से चलने लगा था। कविता का घर आने में अभी भी 35 मिनट थे। वो बार बार अपनी घड़ी देखती कि और अभी कितना टाइम लगेगा। लगभग 10 मिनट बाद कविता ने देखा कि ऑटो अनजान रास्ते से जा रहा है। यह देखकर वो बोल पड़ी, ये किस रास्ते से लेकर जा रहे हो? ऑटो वाला बोला, अरे मैडम जी, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। कविता बोली, उसी रूट पर वापस लो, नहीं तो ऑटो रोको। इससे पहले वो कुछ और बोलती, उस ऑटो में सवार एक आदमी ने कसकर उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, उस एयरपोर्ट के पास वाले सुनसान जंगल में ऑटो लेकर चल। उसी दौरान दूसरे आदमी ने उसके हाथ पांव पकड़ लिए। यह सुनकर कविता पूरी तरह से दहल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह आए दिन अखबार और टीवी पर लड़कियों के साथ होने वाले गलत काम की घटनाएं सुनती रहती थी। तो क्या अब वो इसका शिकार बन जाएगी? इसके बारे में सोचते रही उसकी रूह कांप सी गई। उसने अपने आप को उन लोगों के चंगुल से आजाद करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, पर कोई फायदा ना हुआ। पर उसने हार ना मानी। जिस आदमी ने उसका मुंह पकड़ा हुआ था, उसके हाथ में कविता ने जोर से काटा। उसने जैसे ही अपना हाथ हटाया, कविता जोर से चीखी, बचाओ बच्चे। इससे पहले वो दोबारा चीखती, उस आदमी ने कविता को एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दोबारा उसका मुंह कसकर पकड़ लिया। उस थप्पड़ से उसको कुछ समय के लिए बेहोशी छाने लगी। अब उसी ऑटो के पीछे एक दूसरा ऑटो भी आने लगा था। उसमें विशाल सवार था। विशाल मुक्केबाज था। वह ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुका था। वह एक टूर्नामेंट के सिलसिले में यहाँ आया था और अब वापस अपने शहर जाने के लिए यहाँ से निकला था। जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उसने ऑटो वाले से शॉर्टकट लेने के लिए कहा, जो कि उसी सुनसान जंगल वाले रास्ते से पड़ता था जिस पर कविता को जबरन ले जाया जा रहा था। विशाल का ऑटो उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ा ही रहा था कि उसके सामने वाले ऑटो से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। यह आवाज सुनकर विशाल ऑटो वाले से बोला, जरूर कोई गड़बड़ लग रही है। उस सामने वाले ऑटो में कोई लड़की है, शायद उसे हमारी मदद चाहिए। ऑटो वाला एकदम लापरवाही से बोला, छोड़ो ना साहब, क्यों किसी के पचड़े में टांग अड़ाना। यह सुनकर विशाल बोला, अगर उसमें तुम्हारी बहन होती तो। ऑटो वाला बेफिक्री से बोला, हमारी कोनो बहन नहीं है और आप भी इस पचड़े में मत ही पड़ो। हमारा काम था समझाना, बाकी आप जानो। ऑटो वाले की यह बात सुनकर विशाल मन ही मन सोचने लगा कि आजकल का इंसान कितना संवेदनहीन हो गया है। फिर उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया और सारी बात बताई। विशाल ने फोन कट करने के बाद ऑटो वाले से कहा,
पुलिस को यहाँ आने में 15-20 मिनट लगेंगे, तब तक उस ऑटो का पीछा करते रहो। ऑटो वाला बोला, ठीक है साहब। कुछ देर बाद सामने वाला ऑटो जंगल के अंदर मुड़ा। विशाल का ऑटो भी उसके पीछे पीछे मुड़ गया। सामने वाले ऑटो में सवार उन लोगों को अंदाजा लग गया था कि पीछे वाला ऑटो उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने देखा कि पीछे वाले ऑटो में सिर्फ 2 लोग हैं, एक ऑटो वाला और दूसरा कोई यात्री। कुछ देर बाद सामने वाला ऑटो रुका। तब तक उन्होंने कविता के हाथ पांव बांध दिए थे और मुंह किसी कपड़े से बांध दिया था। विशाल का ऑटो भी रुक गया। विशाल ने देखा कि वहां पहले से ही 2 लोग मौजूद थे और ऑटो के अंदर 3 लोग थे। उन लोगों ने कविता को उठाकर किसी निर्जीव वस्तु की तरह जमीन पर फेंक दिया और विशाल की ऑटो की तरफ बढ़ने लगे। विशाल ऑटो से उतरा और बोला, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। उन लोगों ने में से एक बोला, चुप कर साले, तुझे अंदाजा भी नहीं कि तूने हमारे पीछे आकर कितनी बड़ी गलती की है। अब तू गया बेटा। विशाल बोला, गलती तो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग अपनी और इस लड़की दोनों की जिंदगी खराब कर रहे हो। अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसे। तुम्हारे घर में भी माँ बहनें होंगी, पर ऐसे वाक्यों का असर सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। विशाल की यह बात सुनकर वह सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, अब इस लड़की के साथ तुम दोनों भी यही मरोगे। यह सुनकर कविता एकदम डर गई। वह बेहोश और लाचार थी। उन लोगों ने उसके हाथ पांव बांध दिए थे। उसे अपनी इस हालत पर बहुत क्रोध आ रहा था और साथ ही विशाल और उस ऑटो वाले के लिए बहुत दुख भी हो रहा था। उन लोगों की यह बात सुनकर विशाल का ऑटो वाले तो डर के मारे पीछे हट गया और अपना ऑटो लेकर निकल गया। विशाल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह यह समझता था कि हर किसी को अपनी जान की फिक्र होती है। विशाल वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह लोग दौड़कर विशाल की ओर आए। उन लोगों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उन लोगों के पास चाकू भी था। उनमें से एक ने विशाल के ऊपर चाकू से हमला किया, पर विशाल ने उसके हाथ में एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका चाकू उसके हाथ में घुसकर छूकर दूर जा गिरा। इस दौरान दूसरे हमलावर ने विशाल के सीने पर चाकू से प्रहार करने का प्रयास किया, पर विशाल अपनी जगह से हट गया और चाकू उसके कंधे पर जा लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने विशाल को कसकर पकड़ लिया। विशाल ने उन लोगों के सामने खूब मिन्नतें की कि इस लड़की को छोड़ दे, पर वे नहीं माने। वह लोग विशाल और कविता की बेबसी पर हंसने लगे। विशाल बोला, अगर तुमने आज यह गुनाह किया तो तुम्हें सजा होगी, इसीलिए इसके लिए ना सही अपने ही लिए सही यह सब मत करो प्लीज। विशाल की बात सुनकर उनमें से एक बोला, हमारे देश में इस गुनाह की कोई बड़ी सजा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद होगी और उसके बाद हम सब आजाद। यह बोलकर सब लोग हंसने लगे। विशाल ने फिर उन लोगों से आग्रह किया कि वे उस लड़की को छोड़ दें, पर उन लोगों पर तो जैसे कोई राक्षस सवार था। उन लोगों ने विशाल को पकड़ा हुआ था। उनमें से एक ने चाकू निकाला और विशाल के पेट में जैसे मारने वाला था। विशाल ने उनके दोनों टांगों के बीच में जोर से लात मारी, जिससे उसके मुंह से चाकू छूकर जमीन पर गिर पड़ा। वह हमलावर अपने आप को संभालने में लग गया। बाकी के हमलावर यह देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे जोर से जमीन पर धक्का दिया और उसमें से एक विशाल पर चाकू से वार करने उसके ऊपर आया, पर विशाल को जहां धक्का दिया गया था वहां बाजू में एक हमलावर का चाकू पड़ा हुआ था। विशाल ने बिना समय गवाए वह चाकू उठाया और आत्मरक्षा में उस दूसरे हमलावर पर प्रहार किया। विशाल ने वह चाकू उसके कंधे या बाजू में मारने की सोची, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह चाकू उस दूसरे हमलावर के गर्दन में जा लगा। वह गर्दन से झटपटाने लगा और कुछ दूरी दूर में उसकी मौत हो गई।
अपने साथी को मरा हुआ देखकर उन चारों हमलावरों को विशाल पर बहुत क्रोध आया। विशाल ने उस मृत हमलावर को उठाने की कोशिश की, पर मुर्दे जिंदा नहीं होते। उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके कारण किसी की जान चली गई। वह मन ही मन अपने आप को कोस ही रहा था कि अचानक उन 4 हमलावरों ने विशाल को पीटना शुरू कर दिया। वह लोग विशाल को लात से मारने लगे, पर वो अपनी ही कशमकश में डूबा हुआ था। उसके सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म ही हो गई हो। दूर पड़ी कविता यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। विशाल को उन विशाल के पास ही में पड़ा पत्थर उठाकर उसमें से एक के सिर पर दे मारा। सर पर पत्थर पड़ते ही वह हमलावर बेहोश हो गया। बाकी के 3 हमलावर यह देखकर गुस्से में भड़क उठे। उन लोगों ने विशाल को काबू में करने की कोशिश की। 2 हमलावरों ने विशाल के हाथ से पत्थर छीनने की कोशिश की, पर विशाल ने उसे पत्थर से भी उसे मारना शुरू कर दिया। इतने में तीसरे हमलावर ने मौका देकर पीछे से विशाल की पीठ पर चाकू से वार किया। चाकू लगने से विशाल दर्द से करहा उठा। उसके हाथ से पत्थर छूट गया। उस हमलावर ने विशाल पर चाकू से दोबारा वार किया। विशाल के ठीक सामने एक हमलावर था। इस बार विशाल नीचे झुक गया और वह चाकू सीधा उसी के एक साथी के सीने में जा लगा। वह वार दिल के एकदम करीब लगा था। चाकू से उस खौफनाक वार से वह हमलावर बुरी तरह तड़पने लगा। उसके 2 साथी यह देखकर घबरा गए और कुछ ही सेकंड में उनकी भी मौत हो गई। अब उन्हें विशाल पर पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उनके 2 साथी मारे जा चुके थे और तीसरा गंभीर रूप ले घायल था। उनमें से एक बोला, साले तेरी वजह से हमारे साथियों की ऐसी हालत हुई है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों के लिए घायल विशाल को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर विशाल ऐसी हालत में भी उनसे पूरी हिम्मत के साथ लड़ा। उन लोगों ने विशाल को पकड़कर वापस पीटना शुरू कर दिया। वह उसे पीट कर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। विशाल बुरी तरह घायल था। उसके कंधे और पीठ पर चाकू के गहरे घाव थे और उसमें से कुछ बहुत खून बह रहा था। उसे लगा कि वह शायद ही जिंदा बचेगा, पर उसने ठान ली कि अपने मरने से पहले इन सब जानवरों को मार डालेगा, ताकि वह उस लड़की की जिंदगी खराब ना कर पाए। विशाल ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। विशाल ने अपने सामने वाले हमलावर के दोनों टांगों के बीच में एक जोरदार लात मारी, जिससे वह कराहते हुए नीचे गिर पड़ा। अपने साथी को नीचे गिरता हुआ देखकर उस 5वें हमलावर ने उसे संभालने की कोशिश की। उसे दर्द से कराहता हुआ देखकर उस 5वें हमलावर ने अपनी जेब में रखा चाकू निकालने के लिए हाथ डाला, पर चाकू जेब में नहीं था। वह इधर उधर निगाहें दौड़ने लगा। इस दौरान विशाल अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। उस 5वें हमलावर को एक चाकू नजर आया। यह वही चाकू था जो उसके एक हमलावर दोस्त के सीने में लगा था। उसने जाकर अपने दोस्त के सीने से वह चाकू निकाला और विशाल की तरफ बढ़ने लगा और बोला, साले हमारे दोस्त को खा गया, तेरे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर उसने विशाल के सीने में चाकू से वार किया, पर उसी दौरान विशाल ने पास ही में पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर की तरफ जोर से फेंका। उस पत्थर के हमले से उस हमलावर के हाथ से वह चाकू छूट गया, जिसे विशाल ने तेजी से उठा लिया। विशाल के हाथ में चाकू देखकर वह 5वां हमलावर बुरी तरह डर गया। उसने विशाल से रहम की भीख मांगी। यह सुनकर विशाल बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों से कितनी मिन्नतें की, पर तुम लोग आंख में आंसू लिए तुम लोगों ने मुझे खूनी बना दिया। विशाल यह बोल ही नहीं रहा था कि अचानक से उसके चौथे साथी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मौका देखकर उस अन्य साथी ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया। विशाल के हाथ से चाकू छीनकर वह हमलावर बोला,
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। विशाल ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा न हुआ। उस हमलावर ने विशाल के ऊपर हमला किया, पर ठीक उसी दौरान विशाल ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाया और एक झटके से नीचे बैठ गया। यह सब इतना जल्द हुआ कि दोनों हमलावर अपने आप को संभाल नहीं पाए और वह चाकू सीधा उस हमलावर के सीने में जा लगा जिसने विशाल को पकड़ रखा था। वह हमलावर तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। चाकू वाले हमलावर ने समय न गवाते हुए विशाल के ऊपर एक अन्य हमला किया, पर विशाल अपनी जगह से हट गया। उस हमलावर ने मौका देकर लात मारकर विशाल को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गया ताकि वह हिल ना पाए। पर विशाल इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। उस हमलावर ने विशाल के सीने पर एक और वार करने की कोशिश की, पर विशाल ने उसके हाथ पकड़ लिए। विशाल ने उसे एक जोरदार घूंसा दिया जिससे उसकी पकड़ चाकू पर ढीली पड़ी और विशाल ने उससे चाकू छीनकर वह चाकू उसके पेट में घोंप दिया। चाकू के वार से वह हमलावर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। विशाल दौड़ते हुए कविता के पास आया और उसके हाथ पांव खोलने लगा। वो कविता का मुंह खोलते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना बहन, उन्होंने कुछ किया तो नहीं। वह बोली, नहीं रही थी। अचानक वह हमलावर जिसके सर पर विशाल ने पत्थर मारा था विशाल के ऊपर हमला किया। यह देख कविता बुरी तरह डर गई और उसकी चीख निकल गई। विशाल ने अपने आप को संभालते हुए उसे एक घूंसा जड़ दिया, फिर उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वह हमलावर सर के बल गिरा था और वहां पर एक पत्थर भी था और पहले से ही उसके सर पर चोट लगी थी। इसी वजह से उसके सर में पहले से ज्यादा खून बहने लगा। वह जमीन पर झटपटाने लगा। विशाल अब पूरी तरह से थक चुका था। वह भी जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसे कविता का ख्याल आया। उसने उठने की बहुत कोशिश की, पर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह कुछ करता इससे पहले ही वह बेहोश हो गया। विशाल को जब होश आया तो वह अस्पताल में था। कविता उसके बगल में बैठी हुई थी। विशाल कविता से बोला, क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे आया। कविता बोली, जब आप बेहोश हो गए थे उसके कुछ देर बाद पुलिस वहां आ गई थी। उन्होंने मेरे हाथ पैर खोले और आपको और उन पांचों को यहाँ पहुँचाया। उनमें से एक जिंदा है। पुलिस उसका स्टेटमेंट ले रही है। आपके साथ जो ऑटो वाला था उसने छिपकर इस सारी घटना का वीडियो भी बना लिया था। वह आपकी रिपोर्ट लेने गया। लो वह आ गया। विशाल का ऑटो वाला वार्ड में आता है। विशाल को ठीक देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे आप उठ गए साहब, आपने अच्छा किया उन जानवरों के साथ। कुछ देर बाद उस वार्ड में पुलिस आई और जो पुलिस ने उन्हें बताया उसे सुनकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने बताया कि उस घायल मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा कि वह और उसके साथी काफी दिनों से कविता पर नजर रखे हुए थे। वह लोग बस एक सही मौके की तलाश में थे और वह मौका उन्हें कल रात मिल गया था। पर विशाल ने बीच में आकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कुछ देर बाद पता चला कि वह पांचवा मुजरिम भी मर चुका है। कोर्ट में यह बात साबित हो गई कि विशाल के हाथों हुए सारे कत्ल सिर्फ उसकी और कविता की रक्षा में हुए हैं और कोर्ट ने इस बात के आधार पर उसे बरी कर दिया। लेकिन विशाल एक मुक्केबाज था और उसके हाथों से 3 लोगों की हत्या तो हो गई थी। इसीलिए खेल अध्यक्ष ने उसके खेलने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। पर विशाल को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। इस घटना के 6 साल बाद कविता अब शादी करने जा रही है और उसने जिद की है कि अगर विशाल उसकी शादी में नहीं आएगा तो वह शादी नहीं करेगी। इसीलिए विशाल उसकी शादी में जाने के लिए निकल चुका है। वह कविता से बात करते हुए ट्रेन में चढ़ता है। अरे कविता, मैं सुबह तक आराम से पहुंच जाऊंगा।
तुम चिंता मत करो, ये कहकर विशाल ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया।